बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मुआज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने आपके लेक्चर नंबर 1 में यूनिट नंबर 9 डिस्कस करना है, जो कि डील करता है आपके सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 को, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो आइए अपना काम शुरू करते हैं। जैसा कि आपने रूटीन की क्लासेस में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट स्टेशनरी चार्जेस। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो चार्ज का ही है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे चार्ज की डेफिनेशन लिख दी हुई है। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर due to which it attracts or repels another matter electrostatically। ये किसी भी जिस्म पे अपीयर होने वाली वो प्रॉपर्टी है कि जिसके तहत एक मैटर दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है या रिपेल करना शुरू कर देता है। इसका मतलब याद रखिएगा कि चार्ज अपीयर होने के लिए किसी जिस्म किसी मैटर का होना जरूरी है, यानी चार्ज हमेशा किसी मैटर पे ही अपीयर होता है। अट्रैक्शन और रिपल्शन हमें दो बातें बताती हैं कि चार्ज की दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दो पॉजिटिव चार्जेस या दो नेगेटिव चार्जेस यानी सिमिलर चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज यानी ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी जिस्म पे चार्ज कैसे अपीयर हो सकता है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, मसलन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंडक्शन और रबिंग। फॉर एग्जांपल, जब आप दो चीजों को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है, दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है। जो चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होगी उस पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और जो चीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होगी उस पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। यानी चार्ज आने की वजह मेजॉरिटी केसेस में इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लूज करना है। चार्ज का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट कूलम होता है कि जो एम्पियर सेकंड भी लिखा जा सकता है। अगर आप चैप्टर 13 का फॉर्मूला रिकॉल करें, Q इक्वल्स IT। इसी कॉन्सेप्ट में अगली बात जो हम लोगों ने देखनी है वो अगर आपको याद हो तो इसी चैप्टर में आपने पढ़ा था, मिलीकैन ने साबित की थी। मिलीकैन ने क्या साबित किया था कि किसी भी जिस्म पे कम से कम चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, जो कि बाय द वे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की अमाउंट होती है। अगर चार्ज की अमाउंट किसी भी जिस्म पे इससे ज्यादा होगी तो या इस अमाउंट से डबल होगी या इस अमाउंट से ट्रिपल होगी एंड सो ऑन। यानी किसी भी जिस्म पे चार्ज कितना हो सकता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या इसका डबल यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या इसका ट्रिपल यानी 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड सो ऑन। यानी मैं इन सारी डिस्कशन के लिए एक जनरलाइज रिजल्ट भी लिख सकता हूं, दैट इज Q इक्वल्स NE, जबकि E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की अमाउंट यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब मैं इसको यूं भी बोल सकता हूं कि एक चार्ज इज ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा का मतलब ही डिस्क्रीट या इंटेग्रल वैल्यूज को कहते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जैसा भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक कूलम्स लॉ। कोई से दो स्टेशनरी या पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब सवाल पैदा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब लगेगी, जब ऑपोजिट चार्जेस होंगे, और फोर्स ऑफ रिपल्शन कब लगेगी, जब सिमिलर चार्जेस होंगे। तो मेरे हाथ से मैं इस पर तफसीली बहस कर चुका हूं, तो मैं फिर शुरू करता हूं। कोई से दो पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट
के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर मेरे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 के जिनके दरमियान डिस्टेंस क्या है R, तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट यानी Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उनके दरमियान डिस्टेंस यानी R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यही वजह है कि कूलम्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि कूलम फोर्स किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड करती है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन इक्वालिटी साइन से रिप्लेस होता है, साथ में कांस्टेंट क्या आता है K, एंड K इज नोन एज कूलम्स कांस्टेंट। इसकी भी प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद है, जरा ध्यान से सुन लें। अगर Q1 क्या हो जाए 1 कूलम और Q2 भी क्या हो जाए 1 कूलम और दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना हो जाए 1 मीटर, तो फिर यहाँ पे Q1 की जगह क्या आ जाएगा 1, Q2 की जगह क्या आ जाएगा 1, R की जगह क्या आ जाएगा 1। तो कूलम कांस्टेंट इज एक्चुअली कूलम फोर्स। सो कूलम कांस्टेंट इज बेसिकली द कूलम फोर्स बिटवीन टू 1 कूलम चार्जेस सेपरेटेड बाय 1 मीटर। कूलम कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होती है। और कूलम कांस्टेंट की वैल्यू आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में पढ़ा होगा कि दो बातों पर डिपेंड करती है कि आपने सिस्टम कौन सा लिया हुआ है, आप कौन से यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है। तो पहली बात तो समझ आती भी है कि अगर यूनिट मीटर की बजाय सेंटीमीटर हो जाए, न्यूटन की बजाय डाइंस हो जाए, यानी अगर आप यूनिट चेंज कर दें तो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू भी तब्दील हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कूलम कांस्टेंट दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है ये इस आर्टिकल के लास्ट में हम देखेंगे। इस फॉर्मूला में जो मैंने कूलम कांस्टेंट का फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का लफ्जी मतलब होता है परमिशन यानी इजाजत या एबिलिटी। किसकी एबिलिटी? चार्ज की एबिलिटी। किस बात की? फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने की। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की भी डेफिनेशन यहां पे सामने आ जाती है। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ चार्ज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। और आप देख सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट के यूनिट कूलम कांस्टेंट से इनवर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इस आर्टिकल का दूसरा पोर्शन अगेन हमने बहुत ज्यादा प्रूफ की बहस में नहीं जाना, चूंकि प्रूफ आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में दिया हुआ है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है जिसके मुताबिक अगर मेरे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके दरमियान फासला क्या है R है, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। अगर ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं से पॉजिटिव तो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ दोनों चार्जेस की एक दूसरे पे लगाएगी फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। जैसे कि आपको यहां पे लिखा दिखाई भी देगा कि एक चार्ज की दूसरे चार्ज पे लगाएगी फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है दूसरी चार्ज की पहले चार्ज पे लगाएगी फोर्स के। यानी अगर पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे 2 न्यूटन की ही फोर्स लगा रहा होगा लेकिन -x के अलोंग। तो इसका मतलब कूलम फोर्स म्यूचुअल होती है, यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे होंगे। लेकिन आपने इसमें एक बात याद रखनी है कि अगर ये वेक्टर साइन यहां से रिमूव होगा, अगर ये वेक्टर साइन आप हटा देते हैं तो फिर F21 इज इक्वल टू F12, फिर माइनस साइन आपकी कैलकुलेशन से गायब हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर फॉर्म हटाने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अब आप सिर्फ क्या कंसिडर कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। और वैसे भी जैसे कि मैंने को 2 या 3 दफा आपको बताया कि दोनों चार्जेस की एक दूसरे पे लगाएगी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बिल्कुल
क्या हैं, सेम। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कूलम कांस्टेंट की वैल्यू दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम पे भी डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम चेंज होगा तो कूलम कांस्टेंट भी चेंज होगा। सिर्फ कूलम कांस्टेंट नहीं चेंज होगा बल्कि कूलम्स फोर्स भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, उनके दरमियान वैक्यूम था, यानी कुछ भी नहीं था, तो उनके दरमियान फोर्स क्या होगी, F वैक्यूम इक्वल्स 1/4 pi epsilon naught Q by R square. Now this is the force when there is absolutely nothing between the two charges. अचानक आपने क्या किया, आप दोनों चार्जेस के दरमियान क्या लेके आ गए, एक मीडियम लेके आ गए। तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड कि जब भी दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आता है तो कूलम फोर्स में पहले के मुकाबले में कमी हो जाती है। अब अगर कूलम फोर्स में पहले के मुकाबले में कमी हो रही है तो इसका क्या मतलब होगा कि एक नया फैक्टर फॉर्मूला में अपीयर होना शुरू हो जाएगा, और जो ऊपर नहीं अपीयर होगा नीचे अपीयर होगा। और ये फैक्टर आप इस फॉर्मूला में देख भी सकते हैं, जो मैंने अभी जानबूझ के नहीं लिखा ताकि आपकी तवज्जो इस पे कराई जा सके कि अगर दोनों चार्जेस के दरमियान वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम आ जाता है तो दोनों चार्जेस के दरमियान जो नई फोर्स होगी एफ मीडियम, वो क्या बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसमें जो एप्सिलॉन आर है ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये दोनों नाम आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इंसुलेटर्स के लिए हमेशा 1 से ज्यादा होती है और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कंडक्टर्स के लिए क्या होती है, इन्फिनिटी। तो यहां से एमसीक्यू का बड़ा सिंपल सा रिजल्ट आ गया, क्या, अगर दो चार्जेस के दरमियान कंडक्टर आ जाए तो दोनों चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स 0 हो जाती है। मैं फिर बोल देता हूं, अगर दो चार्जेस के दरमियान कंडक्टर आ जाए तो दोनों चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स 0 हो जाती है। ये ऐसा एमसीक्यू है जो अक्सर पूछा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इतना पोर्शन जिसको मैंने ब्लू मार्कर से एंक्लोज्ड कर दिया है इस फॉर्मूला में, ये ब्लू मार्कर से एंक्लोज हुआ हुआ पोर्शन एक्चुअली किसको शो कर रहा है, एफ वैक्यूम को शो कर रहा है। लिहाजा रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया, एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम, या इन टर्म्स ऑफ कूलम कांस्टेंट ये फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, के वैक्यूम ओवर के मीडियम, जबकि के वैक्यूम इज द कूलम कांस्टेंट व्हेन देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन द चार्जेस एंड के मीडियम इज द कूलम कांस्टेंट व्हेन देयर इज अ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। इस टॉपिक की लास्ट बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा कि फर्स्ट करें आपके पास एक चार्ज है और इस पे दो इलेक्ट्रिक फोर्सेस लग रही हैं और दोनों फोर्सेस के दरमियान आपको एंगल कितना दिखाई दे रहा है, थीटा। तो सवाल पैदा होता है कि इस चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, तो वो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया हुआ है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। इसमें F1 क्या है, पहले लगने वाली फोर्स, F2 क्या है, दूसरी लगने वाली फोर्स, और थीटा क्या है, F1 और F2 के दरमियान बनने वाला एंगल। अब यहाँ पे आप अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक चार्ज पे दो परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रही हो, यानी जिनमें कौन सा एंगल बन रहा हो, 90, तो जब मैं यहाँ पे क्या रिप्लेस करूंगा, 90, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0, और अब फॉर्मूला रिड्यूस होकर पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा। और ये वही सारी एक्सरसाइज है जो अगर आपको याद हो तो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर एनालिसिस में भी की हुई है। कुछ एमसीक्यूज देखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चले कि इस टॉपिक्स में से किस किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं। When an object gets positively charged after rubbing, then its mass strictly speaking, यानी हमने नेग्लिजिबल रिजल्ट्स को भी कंसिडर करके आंसर बताना है। तो जब भी कोई जिस्म रब करने के बाद पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, यानी रबिंग की वजह से अगर किसी जिस्म पे क्या अपीयर हो जाए, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाए, इसका मतलब वो जिस्म एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, और जो जिस्म इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा इसका मतलब वो बेसिकली मैस लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कम ही सही
लेकिन मास लाजमन होती है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। लिहाजा जब भी कोई जिस्म पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी वो मास लूज कर रहा है, यानी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उसकी मास में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा, यानी डिक्रीजेस। अगला एमसीक्यू देखिएगा, विच वन इज श्योर टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। किसी जिस्म पे चार्ज है या नहीं है, इसका श्योर टेस्ट क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका श्योर टेस्ट कभी भी अट्रैक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन दो ऑपोजिट चार्जेस वाले ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है और एक चार्ज्ड और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है, और यह फिनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो एक सिंपल सी एग्जांपल देखें। फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक रॉड है कि जिसपे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। मैं इसके पास क्या करता हूं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले आता हूं कि जिसपे कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो अब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो जाएगी, जिसके नतीजे में इस ऑब्जेक्ट में मौजूद तमाम नेगेटिव चार्जेस का रुख इस किनारे पे हो जाएगा और तमाम पॉजिटिव चार्जेस का रुख दूसरे वाले किनारे पे हो जाएगा। नतीजा ये और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। लिहाजा न्यूट्रल चीज भी अट्रैक्शन कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज पे चार्ज है या नहीं है, अट्रैक्शन इस बात की गारंटी आपको नहीं देगी, क्योंकि अट्रैक्शन न्यूट्रल चीज भी कर सकती है। हाँ, न्यूट्रल चीज क्या नहीं कर सकती? रिपल्शन नहीं कर सकती। लिहाजा अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज को क्या कर रही है? रिपेल कर रही है, तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि उस पर चार्ज मौजूद होगा। आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा, यानी रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज F. If the distance between charges increases 2 times and a medium of a relative permittivity 4 is introduced between the charges, then the force between the charges will be. Now, पुरानी फोर्स क्या थी? F. तो नई फोर्स F से कम हो जाएगी, क्योंकि आप जो दोनों काम कर रहे हैं उससे कूलम फोर्स में कमी आएगी। क्या मतलब है? आप सबको पता है कि कूलम फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स स्क्वायर लॉ रिमेंबर। और अब आप डिस्टेंस में क्या कर रहे हैं? 2 गुना इजाफा कर रहे हैं, जैसे कि ऊपर वहां पे लिखा भी हुआ है। तो अगर R 2 गुना यानी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, डबल हो रहा है, तो कूलम फोर्स में 4 टाइम्स यानी 4 गुना कमी आ जाएगी, यानी डिनोमिनेटर में एक 4 का फैक्टर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरी चेंज आप क्या लेके आ रहे हैं कि दोनों चार्जेस के दरमियान आपने क्या रख दिया? एक मीडियम रख दिया कि जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? 4। मीडियम के आने से भी कूलम फोर्स में कमी आती है, और कितनी कमी आती है? जितने एप्सिलॉन आर का मीडियम आया होता है। और कितने एप्सिलॉन आर का मीडियम आ गया है? 4। तो कूलम फोर्स में मजीद 4 गुना की कमी हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कूलम फोर्स एप्सिलॉन आर के भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो थोड़ा सा गौर से देखें तो एक 4 किसकी वजह से आ रहा है? डिस्टेंस के डबल होने की वजह से। और एक 4 किसकी वजह से आ रहा है? एप्सिलॉन आर की वजह से। तो ओवरऑल ये 4 और 4 मल्टीप्लाई होकर आपको क्या दे देंगे? 1/16, यानी कूलम फोर्स में पहले के मुकाबले में 16 गुना कमी हो जाएगी। यानी अगर पहली फोर्स क्या थी? F, तो अब नई फोर्स क्या हो जाएगी? बीटा, F/16। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्फीयर्स विद चार्जेस Q1 इक्वल्स 2 कूलम एंड Q2 इक्वल्स -1 कूलम इज 80 न्यूटन। If these spheres are brought in contact and then separated, the new force between these spheres will be. अच्छा, सिचुएशन क्या है जी? सिचुएशन ये है कि आपके पास एक स्फीयर था, उस पर चार्ज कितना था? +2c। आपके पास दूसरा स्फीयर था, उस पर चार्ज कितना था? -1c। तो इनके दरमियान जो फोर्स F1 है, जो कि बाय द वे 80 के बराबर है, वो कितनी लग रही होगी? K Q1 Q2 ओवर
आर स्क्वायर। जाहिर सी बात है कि कूलम फोर्स के फॉर्मूला में चार्जेस के मैग्नीट्यूड लिखे जाते हैं, साइंस नहीं। फिर कुछ देर बाद आपने क्या किया कि आपने इन दोनों सफियर्स को मिला दिया। जब आप इन दोनों सफियर्स को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो +2 कूलम वाला सफियर हाई पोटेंशियल पे है और -1 कूलम वाला सफियर लो पोटेंशियल पे है। तो चार्ज क्या करना शुरू कर देगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों सफियर्स पे एक जितना चार्ज नहीं आ जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों सफियर्स पे एक जितना चार्ज फर्स्ट करें आ गया, तो फिर अब दोनों सफियर्स पे चार्ज की अमाउंट क्या होगी। उसके लिए जरा ध्यान से इधर देखें कि फर्स्ट करें अगर Q1 क्या था +2 और Q2 क्या था -1, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 1 कूलम। इसका मतलब ये 1 कूलम का चार्ज इन दोनों सफियर्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी आधा आधा। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का बड़ा सिंपल सा मतलब यह है कि आपने इन दोनों सफियर्स को मिलाने के बाद थोड़ी देर आपने इन दोनों सफियर्स को मिलाए रखा और उसके बाद जब आप इनको क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो दोनों में 1 कूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, यानी दोनों पे कितना आ गया होगा, 0.5 ईच। अब अगर आप इन दोनों सफियर्स को गौर से देखें तो पहले वाले पे चार्ज कितना था, +2, और दूसरे वाले पे चार्ज कितना था, -1। इस सारी एक्सरसाइज के बाद अब दोनों पे चार्ज क्या आ गया, 0.5 ईच। तो अब इन दोनों सफियर्स के दरमियान फोर्स क्या होगी, वही फॉर्मूला F2 मैंने कह दिया, नई फोर्स K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब अगर आप इन दो फोर्सेस की रेशियो ले लें तो K और R स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नतीजा क्या बनेगा, F2/F1 इक्वल 0.5 इंटू 0.5/2। अब F2 आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। F1 किसके बराबर थी, 80। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 0.5 इज एक्चुअली 1/2, 0.5 इज एक्चुअली 1/2। तो डिनोमिनेटर में यानी निचले वाले फैक्टर में कितने टूज इकट्ठे हो जाएंगे, 3, और 3 टूज आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर देंगे, 8। ये 80 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 80/8 का आंसर क्या आएगा, 10 ऑफ कोर्स न्यूटन। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा, यानी 10 न्यूटन। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने दिया था, जिसके मुताबिक किसी भी चार्ज के गिर्द ऐसा एरिया जिस एरिया में चार्ज का इन्फ्लुएंस महसूस किया जा सके, वो चार्ज की क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब यहां पे समझने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब ये महसूस हो सकती है, मेजर नहीं हो सकती। तो फिर अब क्या किया जाए, इसको मेजर कैसे किया जाए। तो हम फिजिक्स में, या मुझे यूं कहना चाहिए कि साइंसेस में, जब भी कोई चीज मेजरेबल ना हो तो उसको मेजरेबल करने के लिए हम उसके लिए एक कोएफिशिएंट डिफाइन करवा देते हैं। ये काम आपने अपनी काफी बेसिक क्लासेस से करना शुरू किया हुआ। फॉर एग्जांपल, फ्रिक्शन मेजर नहीं होती तो फ्रिक्शन के लिए कोएफिशिएंट डिफाइन करवा देते हैं म्यू। विस्कोसिटी मेजर नहीं होती तो विस्कोसिटी के लिए कोएफिशिएंट डिफाइन करवा देते हैं ईटा। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी है, मेजर नहीं होती, महसूस होती है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक कोएफिशिएंट डिफाइन करवा देंगे E, where E is इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तीनों नाम आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। कैसे मेजर होगी, फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है जिसके गिर्द ये क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। मुझे कहा गया इस प्लस क्यू चार्ज की P पॉइंट पे E निकालें। तो मुझे इस प्लस क्यू चार्ज की P पॉइंट पे E निकालने के लिए पहले इस E को फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इस P पॉइंट पे क्या ला के रख दूंगा, एक टेस्ट चार्ज ला के रख दूंगा। अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को एक F फोर्स के तहत रिपेल करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब इस चार्ज की टेस्ट चार्ज पे लगाई गई फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी E कहलाती है, जो कि फॉर्मूला में भी दिखाई दे रहा है कि E इक्वल्स F/Q0।
अच्छा, यहां पे आपने ये बात याद रखनी है कि ये ई आपने बेसिकली किसकी निकाली है, क्यू की, लेकिन आपने निकाली किसकी मदद से है, क्यू नॉट की मदद से निकाली है। अब यहां पे बच्चा एतराज ये करता है कि जो टेस्ट चार्ज है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये इमेजिनरी होता है, पॉजिटिव होता है और इसकी अपनी कोई फील्ड नहीं होती। ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली तो बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकली हमारे किसी काम का नहीं है, लिहाजा आप क्या किया जाएगा यहाँ पे। और दूसरा इतराज इस फॉर्मूला में ये आता है बच्चों का कि आप जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं फॉर्मूला में वो चार्ज है ही नहीं है। तो इसके लिए हम बड़ा आसान सा काम क्या करते हैं कि इस एफ की जगह कूलम्स लॉ का फॉर्मूला रिप्लेस कर देते हैं, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब Q1 यहाँ पे क्या है, Q2 यहाँ पे क्या है, Q नॉट। तो जब मैं फॉर्मूला रिप्लेस करूंगा तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जबकि के की जगह ऑफ कोर्स क्या लिखा जा सकता है, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो अब आप देखें कि इन दोनों फॉर्मूलाज में आप जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं आपको वही चार्ज दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कूलम्स लॉ की तरह कौन सा फॉर्मूला ओबे करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कूलम्स लॉ की तरह मीडियम पे डिपेंड करती है। मसलन एयर की मौजूदगी में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होगा, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन मीडियम की मौजूदगी में बिल्कुल कूलम लॉ की तरह एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। इसका मतलब यहां पे भी एप्सिलॉन आर का आपको वही फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ई वैक्यूम ओवर ई मीडियम। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने करनी है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इमेजिनरी लाइंस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दीज इमेजिनरी लाइंस जो कि 3 डायमेंशन में होती हैं, दे आर नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दो बातों का आपने ख्याल रखना है कि लाइंस की तादाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताती है और लाइंस पे लगा हुआ एरो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। पॉजिटिव चार्जेस के लिए लाइंस चार्ज से अवे होती हैं, नेगेटिव चार्जेस के लिए लाइन चार्ज की तरफ होती हैं, और कभी भी लाइन से एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। I'm sure आपने पढ़ा होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में मुख्तलिफ लाइंस की मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस की आपको ज्योमेट्री और लाइंस का तरीकाकार भी दिखाई दे रहा होगा। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा चूंकि डायग्राम्स आपकी बुक में बनी हुई हैं। मैं ऐसी बहस में जाऊंगा जो यहाँ पे एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम होती है, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वो बहस है नल पॉइंट या न्यूट्रल जोन या जीरो फील्ड स्पॉट। दो चार्जेस की वजह से बाज दफा एक ऐसा पॉइंट पैदा हो जाता है कि जिस पॉइंट पे दोनों चार्जेस की फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती हैं और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, वो पॉइंट कहलाता है नल पॉइंट या न्यूट्रल जोन या जीरो फील्ड स्पॉट। अब मुख्तलिफ चार्जेस के लिए इसमें नल पॉइंट मुख्तलिफ जगहों पे लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस क्या हैं, इक्वल हैं, और दोनों चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव हैं, या यूं कह लें कि दोनों चार्जेस क्या हैं, इक्वल हैं, और दोनों चार्जेस क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो इस सिचुएशन में नल पॉइंट दोनों चार्जेस के बिल्कुल कहां पे लाई करेगा, सेंटर में, मिड में, यानी नल पॉइंट का दोनों चार्जेस से फासला बिल्कुल क्या होगा, सेम। लेकिन अगर आपके पास सिमिलर एंड अनइक्वल चार्जेस हो, यानी हैं दोनों पॉजिटिव ही लेकिन एक की वैल्यू ज्यादा है दूसरे की वैल्यू कम है, या हैं दोनों नेगेटिव ही एक की वैल्यू ज्यादा है दूसरे की वैल्यू क्या है, कम है, यानी ये बड़े वाला चार्ज एक छोटा वाला चार्ज, मसलन ये +5 कूलम ये +2 कूलम। तो अब इस सिचुएशन में नल पॉइंट दोनों चार्जेस के दरमियान में तो लाई करेगा, लेकिन नल पॉइंट दोनों चार्जेस के मिड में लाई नहीं करेगा, बल्कि नल पॉइंट छोटे वाले चार्ज के करीब लाई करेगा और बड़े वाले चार्ज से दूर लाई करेगा, यानी नल पॉइंट P छोटे वाले चार्ज के करीब लाई कर रहा है। फर्ज करें दोनों चार्जेस के दरमियान का फासला अगर r है तो नल पॉइंट का फासला छोटे वाले चार्ज से क्या होगा, x, और बड़े वाले चार्ज से क्या होगा, ऑफ कोर्स r माइनस x। और अब नल पॉइंट निकालने का फॉर्मूला ये, k क्यू ओवर r माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स k क्यू ओवर x स्क्वायर, जिसमें कैपिटल Q क्या है, बड़े वाला चार्ज, और स्मॉल q क्या है, छोटे वाला चार्ज। व्हाट इफ के हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हो, ये
यानी एक दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो अब क्या होगा। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तो नल पॉइंट दोनों तरफ इक्वी डिस्टेंस पे लाई करेगा। नल पॉइंट अब दरमियान में कहीं लाई नहीं करेगा, नल पॉइंट अब मिड में या दरमियान में कहीं लाई नहीं कर सकता, अब नल पॉइंट सराउंडिंग पे ही लाई करेगा, लेकिन अब नल पॉइंट दोनों चार्जेस के सराउंडिंग पे इक्वी डिस्टेंस पे लाई करेगा, यानी प्लस के होके यहां पे, माइनस के होके यहां पे, और ये दोनों फासले बिल्कुल सेम होंगे। व्हाट इफ के मेरे पास ऑपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस हो, यानी एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल प्लस क्यू है +5 कूलम और माइनस क्यू है -2 कूलम, तो अब नल पॉइंट छोटे वाले चार्ज के सराउंडिंग पे लाई करेगा। और अब नल पॉइंट निकालने का फॉर्मूला ये, जिसमें कैपिटल क्यू क्या है, बड़े वाला चार्ज, स्मॉल क्यू क्या है, छोटे वाला चार्ज, एक्स हमारा नल पॉइंट है, और आप देख सकते हैं कि ओपी नल पॉइंट का माइनस यानी छोटे वाले चार्ज से फासला क्या है, एक्स, और बड़े वाले चार्ज से फासला क्या हो जाएगा, आर प्लस एक्स हो जाएगा। एंड फाइनली व्हाट इफ कि हमारे पास सिंगल चार्ज हो, आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड चार्ज के लिए नल पॉइंट हमेशा कहां पे लाई करता है, इनफिनिटी पे लाई करता है, यानी वहां पे लाई करेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। यानी चार्ज से आप इतना दूर चले जाएं कि चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, महसूस ना हो, तो वो इन्फिनिटी होगा, और वो उस चार्ज के लिए, उस आइसोलेटेड यानी सिंगल चार्ज के लिए नल पॉइंट भी होगा। व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। नेक्स्ट बात हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कि जिसको मुख्तसरन पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जा सकता है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आपने रूटीन की क्लासेस में भी डेफिनेटली पढ़ी होगी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक अपर प्लेट है कैरिंग पॉइंट ए, कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, या यूं कह लें जो हाई पोटेंशियल पे है, और ये मेरे पास एक लोअर प्लेट है कि जिस पे पॉइंट है बी कैरिंग नेगेटिव चार्ज, या जिस पे लो पोटेंशियल है। और आप सबको पता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किससे किसकी तरफ होती हैं, पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस की तरफ। और जब मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज Q0 रखूंगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर को लगेगी, नीचे की तरफ। तो अब अगर मैंने इस चार्ज को नीचे से ऊपर यानी लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाना हो, यानी बी से ए की तरफ लेके जाना हो, तो मुझे इस चार्ज पे जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी और बिटवीन द 2 प्लेट्स। अब फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 पॉइंट्स या 2 प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और फर्स्ट ईयर में अगर आपको याद हो तो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि जिसके मुताबिक वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। रूल बड़ा सिंपल सा है कि जब पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा और काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। इसी तरह नेगेटिव चार्ज अगर लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा। मुझे अंदाजा है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, क्योंकि मैंने 4 केसेस थोड़ा सा ज़रा जल्दी से बोल दिए हैं, तो मैं इनको आसानी से याद रखने का एक तरीका भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूं कि जब भी चार्ज अपने जैसे चार्ज की तरफ मूव करे, यानी पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करे, पॉजिटिव की तरफ, या नेगेटिव किसकी तरफ मूव करे, नेगेटिव की तरफ, यानी जब भी कोई चार्ज अपने जैसे चार्ज की तरफ मूव करेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, और जाहिर सी बात है कि जब पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। और दूसरा रूल याद रखने का तरीकाकार क्या है कि जब भी कोई चार्ज अपने से ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेगा, यानी पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करे, नेगेटिव की तरफ, या नेगेटिव किसकी तरफ मूव करे, पॉजिटिव की तरफ, तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा।
नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने करनी है वो है इलेक्ट्रिक या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस से कोई डिफरेंट नहीं है। इसमें भी चार्ज दो पॉइंट्स के दरमियान ही मूव करता है, लेकिन याद रखिएगा इसमें चार्ज दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान मूव करता है कि जिनमें से एक आपके सामने ही कहीं लाई कर रहा है और दूसरा हमने कहां पे अस्यूम किया हुआ है, इन्फिनिटी पे अस्यूम किया हुआ है कि जहां पे तमाम पोटेंशियल्स और पोटेंशियल एनर्जीज का आंसर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। डेफिनेशन आपने रूटीन की क्लासेस में भी पढ़ी हुई है, यहां पे भी लिखी हुई है कि एब्सोल्यूट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is defined as the work done against electric field on unit positive charge in moving it from infinity to that point। और आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला भी तकरीबन वही है। वही फॉर्मूला होने का क्या मतलब है जो पोटेंशियल डिफरेंस का है कि यूनिट्स दोनों के, आप एक बात नोट कर रहे हैं, मैं इसको स्किप करके थोड़ा सा आगे लेके गया था। वही फॉर्मूला होने का क्या मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस हो या पोटेंशियल हो, दोनों के यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट यानी जूल पर कूलम, और दोनों ही कौन सी क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। और पोटेंशियल प्रेशर का एनालॉगस है या पोटेंशियल डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस का एनालॉगस है। क्या मतलब है इस बात का, फ्लूइड डायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही फ्लूइड फ्लो करता है या फोर्सेस जनरेट होती हैं, और वो हमेशा किससे किसकी तरफ फ्लो करता है या फोर्सेस हमेशा किससे किसकी तरफ जनरेट होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। बिल्कुल इसी तरह चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही फ्लो करेगा, किससे किसकी तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस का भी एनालॉगस हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस वजह बनता है हीट के फ्लो करने की फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो आप देखें आपको यहां पे तीन एनालॉगस दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो काम पोटेंशियल कर रहा होता है, फ्लूइड डायनामिक्स में वही काम प्रेशर कर रहा होता है, थर्मोडायनामिक्स में वही काम टेम्परेचर कर रहा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपकी टेक्स्ट बुक में साइड इंफॉर्मेशन पे भी दी हुई है, यहां पे मैंने रफली लिख भी दी है, ईसीजी एंड ईईजी। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसका ताल्लुक हार्ट यानी दिल के साथ होता है। जिस्म पे मौजूद कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस का एनालिसिस करके हार्ट के लिए हम एक ग्राफ ऑब्टेन करते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है, ईसीजी का नाम दिया जाता है। जबकि ये प्रिसाइज काम जब आप दिमाग के लिए कर रहे होंगे तो वो क्या कहलाएगा, ईईजी कहलाएगा, जो कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहलाता है। यानी इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से जब आपने हार्ट यानी दिल का एनालिसिस करना हो तो ईसीजी की जाती है, और जब आपने ब्रेन यानी दिमाग का एनालिसिस करना हो तो ईईजी की जाती है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वन ऑफ द वेरी फेमस रिजल्ट्स ऑफ योर बुक, कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली पोटेंशियल में चेंज का नाम है। लेकिन बिल्कुल उसी तरह की चेंज, जिस तरह की चेंज अगर आपको याद हो तो आपने फर्स्ट ईयर में वेलोसिटी के लिए पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वहां पे अगर आपको याद हो तो रेट ऑफ चेंज किसके हिसाब से लिया जाता था, टाइम के हिसाब से। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं होता, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है। यानी वेलोसिटी अगर मैं रिकॉल कराऊं तो वो डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रिकॉल करवाऊं तो वो पोटेंशियल में तब्दीली है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ या विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि अगर आप किसी एक जगह पे ही खड़े हुए हैं तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, और जब पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी, अनलेस और अनटिल चार्ज की अमाउंट चेंज हो या आपका चार्ज से फासला चेंज हो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैदा होने की वजह पोटेंशियल में तब्दीली है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किससे किसकी तरफ होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। यानी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होगा, यानी पोटेंशियल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होगा जब आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करते हैं। यूनिट्स फॉर्मूला से मेरे हाथ से काफी हद तक क्लियर हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। रिमेंबर ये फॉर्मूला हमें कहां से मिलता है, E = F/Q से या Q0 से।
कोर्स। अब जबकि हमने एस्टैब्लिश कर दिया कि ई किसके बराबर है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनिट न्यूटन पर कूलम भी लिखा जा सकता है और ये यूनिट वोल्ट पर मीटर भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट बात हमने करनी है, ये अगर आपको याद हो तो आपके चैप्टर का एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन होता था, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास करने का टाइम नहीं है क्योंकि आपने कैलकुलेशन अपनी रूटीन की क्लासेस में की हुई है। तो यहाँ पे जरा कोशिश करते हैं कि जरा जल्दी से इसको रिकॉल करके ज्यादा अहम एमसीक्यूज को देखने की कोशिश करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एक्ट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे सबसे पहला एतराज बच्चे की तरफ से ये आता है कि जब पोटेंशियल का फॉर्मूला पहले से मौजूद था W ओवर क्यू नॉट, तो फिर नया फॉर्मूला डिफाइन करने की जरूरत क्यों पेश आई। ये फॉर्मूला थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा है, लेकिन फॉर्मूला प्रैक्टिकली हमारे शायद किसी काम का इसलिए नहीं है कि सबसे पहली बात तो टेस्ट चार्ज नॉर्मली इमेजिनरी होता है, हाइपोथेटिकल होता है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। और ये W क्या है, वो वर्क जो आपको चार्ज पे करना पड़ता है उसे इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आने के लिए, और जहां पे इंफिनिटी आ जाए आपको पता है हमारी कैलकुलेशन जवाब देना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये फॉर्मूला थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा है, लेकिन फॉर्मूला प्रैक्टिकली शायद किसी चार्ज की मदद से पोटेंशियल फाइंड करने में हमारी मदद नहीं करेगा। तो हम इसमें थोड़ी सी क्या कर देते हैं, चेंजेस लेके आ जाते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखें, ये क्यू नॉट वैसे का वैसा, और बाय डेफिनेशन आप सबको पता है कि वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अब अगर मैं फोर्स की जगह कूलम लॉ रिप्लेस कर दूं के Q1 यानी के Q0 यानी Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो जरा ध्यान से देखिएगा, एक ये Q0 और Q0 कैंसिल हो गया, एक आर और एक आर कैंसिल हो गया, तो यहां से पोटेंशियल का एक बड़ा प्रिसाइज फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है, के क्यू ओवर आर या 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। और ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली एब्सोल्युटली एप्लीकेबल है। वजह, आपको अगर चार्ज की क्या मालूम हो, अमाउंट, जो कि आप इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से भी मेजर कर सकते हैं, अगर आपको क्या मालूम हो कूलम्स कांस्टेंट, तो आप चार्ज से किसी भी फासले पे उस चार्ज का क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर मैं अपनी पिछले 10 या 15 मिनट की हुई बातों को समराइज करूं और जितने भी रिजल्ट हम लोगों ने देखे हैं वो लिखने की कोशिश करूं, तो एक बड़ा आसान सा टेबल बनता है कि जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिजल्ट्स को याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी काफी मदद करेगा। मसलन कूलम फोर्स के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब जरा ध्यान से देखें, अगर मैं इस Q0 को उधर ले जाऊं, यानी ये Q0 यहां से गायब होकर उधर चला जाए, यानी F ओवर Q0, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखें, तो एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रिमेंबर, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एंड वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर फोर्स की वैल्यू रिप्लेस की जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जो क्या शो कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के स्क्वायर के नहीं बल्कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड फाइनली पोटेंशियल का फॉर्मूला तो मैंने आपके सामने अभी ड्राइव किया है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट बात जो हम लोगों ने यहां पे डिस्कस करनी है वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ऐसी सरफेस कि जिस पे मौजूद तमाम पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो और जिस पे मौजूद तमाम पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, वो क्या कहलाती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाती है। इसको समझने के लिए आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किधर को निकल रही होंगी, बाहर की तरफ निकल रही होंगी, जैसा कि रेड लाइन से आपको दिखाई भी दे रहा है। अब मैंने क्या कर लिया, इस चार्ज के गिर्द दो इमेजिनरी सर्कल अस्यूम किए हुए हैं। एक सर्कल पे आपको दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ए एंड बी, और दूसरे सर्कल पे आपको दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं सी एंड डी। सो ये जो दोनों सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चूंकि परफेक्ट सर्कल हैं तो इनका सेंटर यानी चार्ज से फासला क्या होगा, सेम होगा। यानी इन पॉइंट पे, इन सर्कल्स पे मौजूद तमाम पॉइंट्स का चार्ज से फासला सेम है, यानी
इन सर्कल्स पे मौजूद तमाम पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और ये सर्कल इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाते हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर कुछ हम प्रॉपर्टीज देखने की कोशिश करते हैं तो आप पॉइंट ए और पॉइंट बी को देखें, दोनों एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट ए का पोटेंशियल और पॉइंट बी का पोटेंशियल सेम होंगे, यानी पॉइंट ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। आगे चलें, इसी तरह दूसरा सर्कल देखें, दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस देखें जिसपे सी और डी पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो इस पे भी वही रूल जी कि सी और डी के पोटेंशियल्स क्या होंगे, सेम होंगे, और सी और डी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। बट बहुत अहम बात मैं यहां करने लगा हूं कि ए और सी के दरमियान और बी और डी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों? वजह बड़ी सिंपल है, ए पॉइंट चार्ज के करीब है, इस पर पोटेंशियल हाई है, और सी पॉइंट चार्ज से दूर है, तो इस पर पोटेंशियल लो है। तो ए और सी के दरमियान क्या लाई कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस लाई कर रहा है। यही वजह है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 नहीं होती, और ये तो वैसे भी कॉमन सेंस है कि चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती ही करती है, और अगर 0 होगी भी तो कहां पे जाके 0 होगी, इंफिनिटी पे जाके 0 होगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, अगर ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब ए और बी के दरमियान चार्ज को मूव करवाने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। रिकॉल W इक्वल्स क्यू डेल्टा वी, तो अगर डेल्टा वी 0 होगा तो वर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, वो आपको दिखाई भी दे रहा है। सर्कल में किसी भी जगह पे डायरेक्शन देखने के लिए जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट अपनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एंड लास्टली, इक्विपोटेंशियल सरफेस जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। कुछ एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ हॉलो चार्ज स्फीयर इज +5 वोल्ट। पोटेंशियल इनसाइड दिस स्फीयर एट एनी पॉइंट इज। इधर से ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास एक हॉलो चार्ज्ड स्फीयर है, इसका मतलब इसकी सरफेस पे क्या अपीयर हुआ है, चार्ज, और ये अंदर से खाली है। अब उसने हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, +5 वोल्ट। तो बताएं इस स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको इस चैप्टर में एक लॉ याद हो, जो अगरचे हमारे यूएचएस के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा होगा, गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन। तो गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन यही होती थी कि एक मेटालिक हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस मेटालिक हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, तो इस मेटालिक हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, 0 होगा। बल्कि मुझे जुमलों को यूं बोलना चाहिए कि इस मेटालिक हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर मौजूद किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल यानी V इनसाइड V सरफेस के बराबर होगा। यानी इस मेटालिक हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे है, और सरफेस पे आपको कितना पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, +5 वोल्ट। तो इनसाइड भी किसी भी जगह पे पोटेंशियल कितना होगा, +5 वोल्ट। यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, अल्फा। नेक्स्ट देखिएगा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पॉइंट चार्जेस। अब इस किस्म के क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज लिख लेते हैं। मसलन उसने क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक चार्ज से कुछ फासले पे एक पॉइंट है, और उस पॉइंट पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमेरिकली एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो बताएं उस पॉइंट का चार्ज से फासला क्या होगा। अब जब आप इस तरह से लिख देते हैं
तो 90% चांसेस हैं, इनफैक्ट मोर देन 90% चांसेस हैं कि आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। वजह कि इस तरह लिख के अगर आप फॉर्मूला को गौर से देखें और इस इक्वेशन को गौर से देखें और आपको कुछ भी ना समझ आ रहा हो, तो नेक्स्ट ऑब्वियस स्टेप क्या होता है कि जरा इनकी जगह फॉर्मूला रिप्लेस करके देखते हैं, शायद हमें को बात समझ आए। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू ओवर आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। के और के कैंसल, क्यू और क्यू कैंसल, एक आर और एक आर कैंसल। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा, 1, राइट हैंड साइड पे क्या बचा, 1 ओवर आर। इसका मतलब आर किसके बराबर होगा, 1 मीटर के। यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू नॉट शोन इन द डायग्राम। अच्छा, डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाली प्लेट हाई पोटेंशियल पे और नीचे वाली प्लेट बी पोटेंशियल पे है। ऊपर वाली प्लेट का पोटेंशियल कितना है, +10 वोल्ट, और नीचे वाली का कितना है, -10 वोल्ट, और दोनों के दरमियान फासला कितना है, 10 सेंटीमीटर, और इनके दरमियान जो चार्ज है वो कितने का है, 10 माइक्रो कूलम का है। तो आपने इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स निकालनी है। तो आप सबको पता है एफ किसके बराबर होता है, क्यू ई, और ई क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ना अगले स्टेप में जरा ध्यान से देखिएगा तो अब काफी हद तक ये सिचुएशन आपको समझ आ गई होगी। चार्ज कितना है, 10 माइक्रो कूलम, यानी 10 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 20। और दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस या डिफरेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी 10/100। तो अब ये सारी, अगर आप देखें तो गेम अब जीरोस को हैंडल करने की है। ये 1 0 और 1 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये वाला 0 किधर चला जाएगा? ऊपर। तो 1 2 और 3 जीरोस इस -6 में से जब कैंसिल होंगे तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 10⁻³ के जिसके साथ नॉन जीरो नंबर क्या होगा? 2। लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा 2 × 10⁻³ न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखना है, टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d. What is the value of potential and potential difference at a point P midway between the charges? Option A 0 0, option B 2kq over d 0, option C kq over 2d into 0, option D 4kq over d into 0. अब अगर आपको याद हो तो अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया है कि सिमिलर चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो, उनके दरमियान मिड पॉइंट पे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे, ये लिखा भी हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल से ही हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है। अब हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है? उस मिड पॉइंट पे पोटेंशियल। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए जरा ध्यान से देखिएगा। ये दो चार्जेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड, सिमिलर चार्जेस हैं, ये इनके दरमियान मिड पॉइंट है जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? P का। दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है? D। और P का किसी एक चार्ज से फासला क्या है? D/2। तो P पे टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों चार्जेस के P पे पोटेंशियल को फाइंड करके सम करना पड़ेगा। यानी इस Q चार्ज का P पे पोटेंशियल क्या होगा? KQ over D/2। और इस Q चार्ज का भी P पे पोटेंशियल क्या होगा? KQ over D/2। ये 2 किधर चला जाएगा? ऊपर। ये 2 किधर चला जाएगा? ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा? 2kq over d। ये भी क्या बन जाएगा? 2kq over d। तो P पे नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा? 4kq over d। यानी दोनों एक जैसे और एक जितने चार्जेस के दरमियान, सिमिलर एंड इक्वल मैग्नीट्यूड चार्जेस के दरमियान मिड पॉइंट पे, बिल्कुल सेंटर पे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 0। और पोटेंशियल क्या हो जाता है? 4kq over d। यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट x इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6 volt हायर देन एट
point y. If a negative charge of minus 5 coulomb is moved from x to y, then potential energy of the charge will alpha decreases by 30 joule, beta decreases by 6/4 joule, Charlie increases by 30 joule, delta increases by 6/5 joule. अब जरा ध्यान से यहां पे देखिएगा, x y के लिहाज से हायर है बाय 6 वोल्ट, यानी x हाई पोटेंशियल पे है और y लो पोटेंशियल पे है, यानी x पॉजिटिव है या y नेगेटिव है. ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया कि x 6 वोल्ट पे है और y 0 पे है. दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल. टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज पॉजिटिविटी एंड दिस इज नेगेटिविटी. अब माइनस चार्ज यानी -5 कूलम चार्ज किस से किसकी तरफ मूव कर रहा है? x से y की तरफ, यानी -5 कूलम चार्ज x से y की तरफ मूव कर रहा है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है. तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नेगेटिव चार्ज नेगेटिविटी की तरफ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? इजाफा होगा. पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस एमसीक्यू का आंसर या तो चार्ली होगा या डेल्टा होगा. अब सवाल ये पैदा होता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है. तो फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि जिसके मुताबिक वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी. चार्ज का मैग्नीट्यूड या चार्ज की अमाउंट कितनी है? 5. दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6. तो 5 इंटू 6 क्या आ जाएगा? 30 जूल. ये वर्क भी है और ये गेन होने वाली पोटेंशियल एनर्जी भी है. लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर आएगा चार्ली इंक्रीजेस बाय 30 जूल. व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने करना है वो है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंपैरिजन. ज्यादातर बातें आपको पहले से ही आती हैं, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में भी आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है. सो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जरा इसको तरतीब से आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस का अच्छे तरीके से पता चल जाए. लेफ्ट जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है वो सिमिलैरिटीज का है, राइट कॉलम आपको डिफरेंस का दिखाई दे रहा है. सिमिलैरिटीज की तरफ आए जरा, तो फॉर्मूलाज बजाते खुद सिमिलैरिटीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों फोर्सेस अपनी अपनी क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यानी ग्रेविटेशनल फोर्स m1 और m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कूलम फोर्स q1 और q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और दोनों क्वांटिटीज इनवर्स, दोनों फोर्सेस इनवर्स के लॉ ऑबे करती हैं, यानी दोनों फोर्सेस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स से प्रोपोर्शनल है. तो फॉर्मूला बजाते खुद बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है. दूसरा देखें, दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, यानी दोनों फोर्सेस की फील्ड्स में किया गया काम रास्ते पे डिपेंड नहीं करता और क्लोज पाथ में वर्क का आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है. दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, यानी दोनों फोर्सेस लगने के लिए जिस्मों का आपस में फिजिकली टच करना या फिजिकली कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं होता. यानी दो चार्जेस या दो मैसेस एक दूसरे से अलग अलग फासले पे अलग अलग होके भी एक दूसरे पे फोर्सेस लगा सकते हैं. दोनों कंपैरेटिवली लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं. वो अलग बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की रेंज से कहीं ज्यादा होती है. और दोनों फोर्सेस अपनी अपनी फील्ड्स के पैरेलल एक्सर्ट होती हैं, अनलाइक मैग्नेटिक फोर्स, जो अगर आपको याद हो आपने चैप्टर 40 में पढ़ा था, तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर एग्जीक्यूट होती है. ये दोनों फोर्सेस अपनी फील्ड के अलोंग एग्जीक्यूट हो रही होती हैं. नाउ दीज वर द सिमिलैरिटीज. नाउ कम टुवर्ड्स डिफरेंसेस. सो पहला डिफरेंस इनके कांस्टेंट्स की वैल्यूज हैं. कोलम कांस्टेंट 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है. ये कांस्टेंट में अच्छा खासा डिफरेंस आपको एक और बात भी बता रहा है. क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कंपैरेटिवली वीक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स कंपैरेटिवली स्ट्रांग फोर्स है. दूसरा बड़ा ऑब्वियस सा फर्क, इलेक्ट्रिक फोर्स किसके दरमियान लगती है?
चार्जेस के दरमियान, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके दरमियान लगती है, मैसेस के दरमियान। तीसरा भी बड़ा ऑब्वियस सा फर्क, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जब अट्रैक्टिव होगी तो उसका साइन नेगेटिव लिया जाएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स जब रिपल्सिव होगी तो उसका साइन पॉजिटिव लिया जाएगा। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। और लास्टली इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम से डिस्टर्ब होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मैसेस के दरमियान मीडियम पे डिपेंड नहीं करती होती। आज के लास्ट पोर्शन की तरफ आते हैं जो कि है कैपेसिटर। अब इसमें देखें तो सबसे पहला एमसीक्यू इसके नाम में छुपा हुआ है। कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहा जाता है। कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहा जाता है। तो अगर आपके पास कहीं पे भी कोई कंडेंसर का वर्ड लिखा आ जाए और आगे आपको कैपेसिटर वाली सिचुएशन दिखाई दे रही हो तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि किसकी तरफ इशारा है, कैपेसिटर की तरफ इशारा है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस एंड एनर्जी। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन देख लें, इट इज अ टू टर्मिनल पैसिव डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑफ कोर्स चार्जेस इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इतनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन लिखने का मकसद आपको सिर्फ इस डेफिनेशन से थोड़ा सा फैमिलियर करना था, ताकि अगर किसी भी जगह पे किसी टेस्ट में या किसी बुक में आपको डेफिनेशन दिखाई दे जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। सिंपलेस्ट फॉर्म कैपेसिटर की क्या कहलाती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें दो मेटालिक प्लेट्स किसके साथ अटैच हुई होती हैं, एक सेल या एक बैटरी के साथ। कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होने की रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है। अब वो प्लेट जो सेल के एनोड के साथ अटैच होगी उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो प्लेट जो सेल के कैथोड के साथ अटैच होगी उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दोनों प्लेट्स पे चार्जेस की अमाउंट बिल्कुल सेम होगी। कितना चार्ज आएगा ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने उस कैपेसिटर के साथ सेल या बैटरी कौन सी लगाई हुई है, यानी कि कैपेसिटर पे स्टोर होने वाला चार्ज सप्लाई हुए हुए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी साइन इक्वालिटी साइन से रिप्लेस होता है, साथ में क्या आता है, कांस्टेंट C, एंड दिस C इज नोन एज, आप सबको पहले से पता है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। एबिलिटी ऑफ चार्ज टू स्टोर कैपेसिटेंस। इसके यूनिट्स क्या होंगे, कूलम पर वोल्ट, या जिनको फैरेड भी कहा जाता है। अब अगेन थोड़ी सी ऐसी बात जो हमारी टेक्स्ट बुक में शायद इतनी डिटेल तरीके से नहीं लिखी हुई। अगर मैं किसी कैपेसिटर के साथ क्या अटैच कर देता हूं, एक सेल या बैटरी, तो अब उसका डीसी बिहेवियर किस किस्म का होगा, तो याद रखिएगा कि डीसी, आइडियल डीसी की मैं बात करूं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0, और टाइम पीरियड क्या होता है, इन्फिनिटी। तो आपने रूटीन की क्लासेस में चैप्टर 16 में कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/2πfc। अब अगर f क्या हो गया, 0 हो गया, तो xc क्या हो गया, इन्फिनिटी। यानी डीसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। यानी ऑपोजिशन अपनी किस वैल्यू पे पहुंच जाती है, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है, नतीजा करंट 0 हो जाता है। तो इसका मतलब आइडियल डीसी कैपेसिटिव सर्किट में फ्लो नहीं कर सकता, बट पल्सेटिंग डीसी जो आपने रेक्टिफायर में पढ़ा होगा ये कैपेसिटिव सर्किट में फ्लो कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कैपेसिटिव सर्किट में एसी रेगुलरली फ्लो कर सकता है, क्योंकि एसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती, टाइम पीरियड इंफिनिटी नहीं होता, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी इंफिनिटी नहीं होती, करंट होता है। इनफैक्ट अगर मैं दोनों बातों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूं तो डीसी नॉर्मली कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए यूज होता है, और एसी नॉर्मली कैपेसिटिव सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए यूज होता है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि Q इज इक्वल टू CV वाले फॉर्मूला में C बेसिकली एक कांस्टेंट है। इसका मतलब C जो होगा वो Q या V से चेंज नहीं होगा, तब्दील नहीं होगा। तो सवाल पैदा होता है कि अगर हमने किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज करनी हो, तब्दील करनी हो, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर हम एक नया फॉर्मूला डिफाइन करवाते हैं जो C इज इक्वल टू Q/V से ही निकलता है, और ये फॉर्मूला क्या है, C इक्वल्स A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। इसमें A क्या है, किसी एक प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, D क्या है, दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन, और एप्सिलॉन नॉट क्या शो कर रहा है,
कि यहां पे भी कैपेसिटेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे डिपेंड करेगी। लेकिन अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक आ जाए, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मीडियम होता है जो इंसुलेटर होता है, ग्लास आ जाए, प्लास्टिक आ जाए, अगर लकड़ी आ जाए, अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई क्या आ जाए, डाइलेक्ट्रिक आ जाए, तो कैपेसिटेंस में उतने ही टाइम्स इजाफा हो जाता है जितने टाइम्स इससे पहले वाले हमने आर्टिकल्स में देखा था कूलम फोर्स में कमी हो जाती है। तो एक फैक्टर जो कूलम फोर्स में कमी करने के लिए नीचे वाले फैक्टर यानी डिनोमिनेटर में अपीयर होता था, कैपेसिटेंस के लिए वही फैक्टर इजाफा करने की वजह से ऊपर यानी न्यूमरेटर में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर है तो फॉर्मूला एज इट इज ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई क्या आ गया, कोई मीडियम आ गया, कोई डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो अब नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। और ये वही एप्सिलॉन आर है जो मैंने आपको पहले भी बताया रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। और यहां पे आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी मीडियम ओवर सी एयर, जो कूलम फोर्स से रिवर्स है। कूलम फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो एफ एयर ओवर एफ मीडियम होता था। सवाल पैदा होता है कि डाइलेक्ट्रिक आके आखिर ऐसा करता क्या है कि जिससे कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाता है। तो इसका आंसर इससे अगले वाले आर्टिकल में उसने दिया हुआ है, विच इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इन कैपेसिटर। जब भी आप चार्ज्ड कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या रख देते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक होता है इंसुलेटर। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इंसुलेटर्स में एटम एग्जिस्ट करते हैं। जो ही आप डाइलेक्ट्रिक को चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखते हैं तो उन एटम्स में क्या पैदा होनी शुरू हो जाती है, पोलराइजेशन, जिसके नतीजे में एटम्स में क्या पैदा होना शुरू हो जाते हैं, डाइपोल्स। एटम्स के नेगेटिव चार्जेस का रुख यानी इलेक्ट्रॉन्स का रुख किसकी तरफ हो जाता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव चार्जेस का रुख यानी न्यूक्लियाई का रुख किसकी तरफ हो जाता है, नेगेटिव प्लेट्स की तरफ। और इस तरह से डाइलेक्ट्रिक में ड्यू टू पोलराइजेशन क्या बनना शुरू हो जाते हैं, डाइपोल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड किससे किसकी तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और डाइपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड भी किससे किसकी तरफ है, अपने पॉजिटिव से अपने नेगेटिव। EC किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर। ED किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक ही रूल फॉलो करने के बावजूद एक दूसरे से क्या हैं, ऑपोजिट में। इसका मतलब डाइपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी, कम करेगी। और जब कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो उससे कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान क्या कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, तो रिमेंबर द फॉर्मूला C इक्वल्स Q ओवर V। इसका सीधा फायदा किसको पहुंचेगा, कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये फिजिकल रीजन है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में इजाफे की, जब आप उसकी प्लेट्स के दरमियान मीडियम लेके आ जाते हैं। नेक्स्ट जो बात हमने देखनी है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो टिपिकली कैपेसिटर्स के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, जस्ट लाइक रेजिस्टेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन फॉर्मूला रेजिस्टेंसेस से रिवर्स हो जाते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेसिप्रोकल का फॉर्मूला फॉलो करती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिंपल सम का फॉर्मूला फॉलो करती है। आपको जो बातें यहां पे याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, क्या डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, क्या डिवाइड हो जाता है, चार्ज डिवाइड हो जाता है। और यहां से एक एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट निकलता है जो मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है। इफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कैसे जुड़े हों, सीरीज में जुड़े हों, तो उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, C/n। जबकि C क्या है, हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और n क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। और अगर यही n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मेरे पास कैसे जुड़े हों, पैरेलल जुड़े हों, तो उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Cp इक्वल्स Nc।
मैं फिर बोल देता हूं, C क्या है, हर एक कैपेसिटर की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, और N क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो Cp ओवर Cs किसके बराबर आ जाएगा, N स्क्वायर के। Cp क्या है, उन कैपेसिटर्स की उस वक्त की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब वो आपस में कैसे लगे हुए थे, पैरेलल। Cs क्या है, उन कैपेसिटर की उस वक्त की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब वो आपस में कैसे लगे हुए थे, सीरीज में। और N क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। और याद रखिएगा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आगे जाके यकीनी तौर पे हमारे काम आएगी, ये फॉर्मूला रेजिस्टेंसेस के फॉर्मूला से रिवर्स है, यानी रेजिस्टेंसेस के लिए RS ओवर RP किसके बराबर होता है, N स्क्वायर के। यानी कैपेसिटर के लिए N स्क्वायर क्या होगा, Cp ओवर Cs, और रेजिस्टर के लिए N स्क्वायर क्या होगा, RS ओवर RP। अब यहां पे कुछ और हम मुख्तलिफ केसेस देखने की कोशिश करते हैं कि जिनसे पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं। मसलन अगर मेरे पास ये दो कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हों, तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर दो कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हों तो चार्ज सेम होता है, क्या डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज। तो ये V वोल्टेज इन दोनों कैपेसिटर C1 और C2 में डिवाइड होगा, V1 एंड V2 की शक्ल में। तो सवाल पैदा होता है V1 कितना होगा, V2 कितना होगा। तो याद रखिएगा, इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, V1 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V ओवर C1। सवाल पैदा होता है फॉर्मूला है कहां से। अब अगर मैंने इस C1 के क्रॉस वोल्टेज निकालना हो, यानी V1, तो V1 क्या होगा, Q बाय C1। अब यहां पे बच्चा क्वेश्चन ही करता है आपने Q के साथ 1 क्यों नहीं लिखा, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब Q टोटल चार्ज है जो सेम है, और मैं इस Q की जगह क्या लिख सकता हूं, C इक्विवेलेंट V। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट सम रेसिप्रोकल से आता है, तो मेरा नहीं ख्याल मुझे प्रूफ करने की जरूरत है। तो इसका मतलब C1 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, C2 इंटू टोटल वोल्टेज ओवर सम ऑफ बोथ कैपेसिटेंसेस। और इसी तरह अगर मैंने C2 के क्रॉस वोल्टेज निकालना हो, यानी V2 निकालना हो, तो वो क्या होगा, C1 इंटू टोटल वोल्टेज ओवर सम ऑफ बोथ कैपेसिटेंसेस। अच्छा, अब अगर मेरे पास दो कैपेसिटर्स आपस में कैसे लगे हों, पैरेलल में लगे हों, तो उनके अक्रॉस नेट वोल्टेज क्या होगा। तो पैरेलल के क्रॉस नेट वोल्टेज क्या होगा, देखिए नेट वोल्टेज इज इक्वल टू नेट चार्ज ओवर नेट कैपेसिटेंस, और नेट चार्ज क्या है, Q1 प्लस Q2। तो Q1 की जगह क्या आ जाएगा, C1 V1, और Q2 की जगह क्या आ जाएगा, C2 V2। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों कैपेसिटेंसेस का सिंपल सम होती है। So this is net voltage for capacitors connected in parallel in this manner. But if capacitors are connected in parallel in this manner, कि दूसरा कैपेसिटर पहले कैपेसिटर से चार्ज वाइज उल्टा लगा हुआ है, तो इस रिलेशन में यहां पे दरमियान में सिंपली क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, बाकी सारा रिलेशनशिप वही है। आज का लास्ट टॉपिक कि जिसके बाद कुछ एमसीक्यू डिस्कस करके अपना काम वाइंड अप करेंगे। एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर, जैसा कि अभी आपको बताया कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर। और उस एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, जबकि इसमें C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर मैं C की जगह A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D रिप्लेस कर दूं, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और अगर मैं इस V की जगह ED रिप्लेस कर दूं, रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें ये AD क्या है, कैपेसिटर का वॉल्यूम। अगर ये AD यानी कैपेसिटर का वॉल्यूम उधर जाके U से डिवाइड हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, विच इज टिपिकली नोन एज एनर्जी डेंसिटी। तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। अगेन शायद मैंने यहाँ पे कोई इतनी नई बात नहीं की, सारा आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में पढ़ा होगा, सिर्फ रिकॉल करवाना मकसद था। आज के काम को कुछ एमसीक्यू से वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। फॉर अ कैपेसिटर द रिलेशन इज C इक्वल्स Q by V. If we half the voltage, then value of C will become. अगर आपको अभी याद हो तो कुछ देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि C is equal to Q over V में C क्या है, कांस्टेंट।
यानी आप v को जितना मर्जी चेंज कर लें उससे क्यू चेंज होगा, c पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट v ज्यादा होने से क्यू ज्यादा होगा, v कम होने से क्यू कम होगा, जिससे ओवरऑल रेशियो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब आप v को चाहे डबल करें या v को आप चाहे हाफ करें, कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, रमेन्स सेम। तो अब यहां से देखें, मजीद एमसीक्यूज निकालने की कोशिश करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं Q और V का ग्राफ बनाऊंगा तो दैट विल बी एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप। लेकिन अगर मैं Q और C का ग्राफ बनाऊं या V और C का ग्राफ बनाऊं तो दैट विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जो क्या शो कर रहा है कि चार्ज के चेंज होने से या वोल्टेज के चेंज होने से कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप देख सकते हैं एक एमसीक्यू से 4 एमसीक्यू बन गए, एक ओरिजिनल एमसीक्यू और 3 ये ग्राफ जो आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन वी कनेक्ट 3 कैपेसिटर्स C1, C2, C3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन सच दैट C1 इज ग्रेटर देन C2 इज ग्रेटर देन C3, देन इफेक्टिव कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इज। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल सम। बाय द वे ये फॉर्मूला रेजिस्टेंसेस पैरेलल में फॉलो कर रही होती हैं। तो जब आप आंसर निकालेंगे तो वो आंसर तीनों कैपेसिटर्स में लगी हुई सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा आएगा। आप कोई सी भी वैल्यूज लेके देख लें, मसलन अगर C1 है 3, C2 है 2 और C3 है 1, आई रिपीट, C1 है 3, C2 है 2, C3 है 1, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर 1 से भी लेस आएगा। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, C इक्विवेलेंट इज लेस देन C3। लेकिन याद रखिएगा दिस रिजल्ट इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, कि जिसके मुताबिक C इक्विवेलेंट C स्मॉलेस्ट, CS का मतलब C स्मॉलेस्ट से भी लेस होती है। अगर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो कि जिसमें C इक्विवेलेंट तीनों कैपेसिटेंसेस का या चारों कैपेसिटेंसेस का या जितनी भी कैपेसिटेंसेस है उनका सिंपल सम होती है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो अब याद रखिएगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर लगी हुई सबसे बड़ी कैपेसिटेंस से भी बड़ा आएगा, लार्जेस्ट से भी बड़ा आएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें भी आपको 2 या 3 एमसीक्यूज के रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, एक ओरिजिनल एमसीक्यू। अच्छा, एक और हिडन रिजल्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी कहते हैं। तीसरा रिजल्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नेट आंसर छोटे से भी छोटा आ जाता है। और चौथा रिजल्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए नेट आंसर बड़े कैपेसिटर से भी बड़ा आ जाता है। आज का लास्ट एमसीक्यू देखिएगा, a 1 microfarad capacitor is placed in parallel with a 2 microfarad capacitor across a 100 volt supply. Total charge on the system is, total charge is total capacitance into total voltage. टोटल चार्ज आप लोगों ने क्या करना है, निकालना है, इसलिए मैंने इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। टोटल कैपेसिटेंस कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बताया, सिंपल सम होता है। तो ये जो 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं 2 और 1 वाले, ये सिंपली आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड 2 + 1 × 10⁻⁻⁶, चूंकि दोनों केस में थे माइक्रोफैरेड में। और टोटल वोल्टेज आपने उसको कितना दिया हुआ पूरे सिस्टम को, 100। 2 + 1 3 और ये 2 0, इन 2 0 से कैंसिल होके तो 10⁻⁻⁶ की जगह क्या आएगा, 10⁻⁻⁴, नॉट वोल्ट बट कूलम। लिहाजा 3 × 10⁻⁴ कूलम आपको किस में दिखाई दे रहा है, डेल्टा में। और आप माइक्रो कूलम में एक डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, यानी 2 + 1 3, 3 × 100 300 और 10⁻⁶ से हो जाएगा माइक्रो, तो आंसर विल बी 300 माइक्रो कूलम। तो 300 माइक्रो कूलम को 300 माइक्रो कूलम भी लिखा जा सकता है और 3 × 10⁻⁴ कूलम भी लिखा जा सकता है। होपफुली आज का आपको सारा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।